बीएससी पार्ट द्वितीय के अंदर यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम अलग अलग घटक निकाय या प्रावस्था नियम प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर दिए गए पॉइंट्स हैं। इसमें ये जल के त्रिक बिंदु की परिस्थितियाँ हैं, जिसमें दाब 4.58 mm, मोलों की संख्या 1 और ताप 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसमें से ताप, दाब या मोलों की संख्या किसी को भी यदि परिवर्तित किया जाता है तो प्रावस्था साम्य परिवर्तित हो जाता है, अर्थात हम त्रिक बिंदु के किसी भी चर को परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अतः इसकी स्वतंत्रता कोटि शून्य होती है, अर्थात त्रिक बिंदु की स्वतंत्रता कोटि शून्य होती है। पहले ले चुके हैं हम। अब हम प्रारंभ कर रहे हैं एकल घटक निकाय या एकल घटक प्रावस्था साम्य। एकल घटक प्रावस्था साम्य में दो हमारे कोर्स में है, जल और गंधक। पहला हम लेके चल रहे हैं जल प्रावस्था निकाय। जल में अधिकतम 3 प्रावस्थाएं संभव है, जबकि घटक 1 है, अतः स्वतंत्रता कोटि या प्रावस्था नियम निम्न होगा, जिसमें हम प्रदर्शित करेंगे F = C - P + 2 यदि चूँकि C 1 है तो F का मान हो जाएगा F = 3 - P, जिसमें C की जगह 1 रखा गया है, तो प्राप्त होगा F = 3 - P। और F = 3 - P यह प्रावस्था साम्य है और यह एकल प्रावस्थाओं के लिए प्रदर्शित किया जाता है। एकल घटक निकाय समीकरण 1 प्रावस्था नियम का पालन करता है। प्रावस्था साम्य मुख्यतः 3 भौतिक चरों पर निर्भर करता है, ताप, दाब और आयतन। लेकिन 3 चरों के साथ निर्मित त्रिविमीय वक्र आसान नहीं होता है, अतः किसी एक चर को स्थिर रखकर द्विविमीय वक्र निर्मित किए जाते हैं। चूँकि हम पेपर पे बना रहे हैं, इसलिए त्रिविमीय वक्र नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए हम द्विविमीय वक्र x और y अक्ष लेकर के प्रदर्शित करते हैं, जिसमें ताप और दाब प्रयुक्त किया जाता है। आयतन को हम नगण्य मान लेते हैं। स्थिर आयतन पर प्रावस्था साम्य दाब व ताप के मध्य आलेखित किए जाते हैं, अतः इन्हें सम आयतनी वक्र कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, सम आयतनी वक्र कौन से हैं? प्रावस्था साम्य वक्रों को हम सम आयतनी वक्र कहते हैं, क्योंकि इसमें आयतन को हम स्थिर मानकर प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं, दाब और ताप का उपयोग करते हैं। जल प्रावस्था साम्य का वक्र या सम आयतनी वक्र यहाँ पर ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें x अक्ष, y अक्ष दो दे रखी हैं और इनमें प्रदर्शित किया गया है। x एक्सिस पे लिया गया है तापक्रम T के रूप में दर्शाया गया है, y एक्सिस पर लिया गया है दाब, जिसे P से दर्शाया गया है। y एक्सिस पर मान दिए गए 4.58 mm, ये O या ओरिजिन पॉइंट या बिंदु O त्रिक बिंदु को दर्शाता है, उसके मान है 4.58 mm ऑफ मरकरी। इसी बिंदु का मान आपको दूसरा भी दे रखा है और वो है 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये त्रिक बिंदु के दो मान दिए गए हैं, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। इसके अलावा वक्र को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास में AO वक्र है, OB वक्र है, OC वक्र है। इन तीनों में OC वक्र y एक्सिस की ओर थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है और इस प्रकार से ये प्रदर्शित होगा। इसको हम जनरली अगर प्रदर्शित करें तो यह इस रूप में दर्शाया जाता है। देखिए कैसे, यहाँ से लाइन है
थोड़ी सी हल्की सी अंदर की ओर आती है, स्ट्रेट होती हुई दिखाई देती है। ये ए, ओरिजिन पॉइंट ओ, ये है बी पॉइंट। ओ से सी लगभग सीधा अभी बता रखा है, सीधा ही जाता है, लेकिन ऊपर जाकर के थोड़ा सा टिल्ट होता है, लेकिन लाइन हमेशा सीधी ही रहती है। ये सी पॉइंट के रूप में दर्शाया जाता है। इसके अलावा ओ बी को या बी ओ को एक्सट्रापोलेट करके डॉटेड लाइन से बी डैश बनाया हुआ है, यहाँ पे बी डैश। इसके बाद में 3 प्रावस्थाएं बचती है। एक तो ए, ओ और सी के दाईं ओर वाली ये प्रावस्था, इसको ठोस H2O लिखा गया है, अर्थात इधर केवल बर्फ प्रावस्था ही रहती है। दूसरा बचता है POC, ये वाला एरिया, और इस एरिया को हम कहते हैं द्रव प्रावस्था। और तीसरा जो क्षेत्र बचता है वो ए और बी के नीचे वाला क्षेत्र, अर्थात ये जो क्षेत्र मैं बना रहा हूँ भी, ये क्षेत्र पीछे बचता है और ये इसकी वाष्प प्रावस्था को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से ए, ओ, बी, ओ, सी, ओ, बी डैश, ये तो हो गए वक्र। इसको प्रदर्शित करने के लिए त्रिक बिंदु के रूप में दाब 4.58, त्रिक बिंदु पर ताप 0.0075 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडल यहाँ दे रखा है बाईं ओर वाई एक्सिस पर, 1 एटमॉस्फेयर लिखा है। 1 ATM 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर की लाइन अगर स्ट्रेट खींची जाए तो यह लाइन सी पर कटती है कुछ जगह पर, और जहाँ कटती है वहाँ का ताप आपको नीचे दिया गया है, और ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात एक वायुमंडलीय दाब पर जब ठोस और द्रव साम्य में होते हैं, इस पॉइंट पर साम्य में होंगे, तो उस साम्य का हिमांक यहाँ प्रदर्शित किया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा वही एक एटमॉस्फेयर वाली लाइन ओ बी रेखा को यहाँ से काट रही है। तो जिस जगह पर ओ बी रेखा को काट रही है, यहाँ से इस जगह पर आपको ये बिंदु, जिसमें यहाँ पर आपको प्रावस्था दे रखी है बी ओ सी के मध्य की प्रावस्था कैसी है, द्रव, ठीक है। और उसके नीचे की जो यहाँ बी के नीचे वाली लाइन पर है प्रावस्था है, वो कौन सी है, द्रव है। ये द्रव नहीं, द्रव यहाँ पर है, द्रव प्रावस्था इधर है, और गैस प्रावस्था या वाष्प प्रावस्था नीचे। तो ऐसी स्थिति में इस बिंदु पर एक वायुमंडलीय दाब और एक वायुमंडलीय दाब पर जब द्रव और गैस प्रावस्थाएं साम्य में रहती है या एक साथ उपस्थित रहती है, उस समय का ये जो ताप है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम क्वथनांक कहते हैं। जबकि एक वायुमंडलीय दाब पर जब ठोस और द्रव प्रावस्थाएं साम्य में होती है, उस समय जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हम गलनांक कहते हैं, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को क्वथनांक कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस वक्र में बी बिंदु जो दिया गया है, इस बी बिंदु को क्रांतिक बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु के ऊपर द्रव और गैस प्रावस्थाएं समांगी हो जाती है, अर्थात उनमें विभेद करना संभव नहीं होता है। और इस क्रांतिक बिंदु पर बिंदु का दाब PC क्रांतिक दाब कहलाता है 218 वायुमंडल, और बी बिंदु का ताप क्रांतिक ताप TC कहलाता है, जो कि 374 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। और इस क्रांतिक बिंदु के ऊपर द्रव और गैस प्रावस्थाएं समांगी हो जाती है, अर्थात दोनों में विभेद करना संभव नहीं होता है। इस जल प्रावस्था साम्य के लिए समायतनिक वक्र के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं। जल प्रावस्था साम्य वक्र में 4 भाग निर्मित होते हैं, जिसमें वक्र हैं 3, O से A, O से B,
O से C, 3 वक्र है। क्षेत्रफल है 3, H2O का ठोस, H2O द्रव और H2O गैस। त्रिक बिंदु है 1 जो कि O से प्रदर्शित किया गया है। मित स्थायी वक्र मेटास्टेबल कर्व, और ये है एक OB डैश के रूप में डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया गया है। अब हम इनके भागों का अध्ययन करेंगे अलग अलग। पहला है वक्र। जल प्रावस्था साम्य में 3 वक्र बनते हैं। पहला वक्र है, 3 वक्र बनते हैं। पहला वक्र है AO, दूसरा OB, तीसरा OC। सभी वक्र एक विमीय संरचना या मोनोवेरिएंट होते हैं और 2 प्रावस्थाएं साम्य में रहती है, ठोस द्रव हो चाहे, द्रव और वाष्प हो चाहे, या ठोस और वाष्प। 3 प्रावस्थाएं या 2 प्रावस्थाएं साम्य में रहती है। चूंकि इसके लिए 2 प्रावस्थाएं एक घटक है, अतः स्वतंत्रता कोटि हम एक घटक निकाय के प्रावस्था नियम से ज्ञात कर सकते हैं। और एक घटक निकाय का प्रावस्था नियम दिया गया F = 3 - P, और P है 2 प्रावस्थाएं, अर्थात वक्र पर 2 प्रावस्थाएं एक साथ सम्मिलित रहती है या साम्य में रहती है। अतः इस साम्य के लिए 3 - 2 = 1, अर्थात स्वतंत्रता कोटि कितनी है? 1 है। अतः इसे हम एकल चर निकाय या एक विमीय निकाय कहते हैं। वक्र की स्वतंत्रता कोटि 1 होती है, अतः इसके एक चर को परिवर्तित किया जा सकता है या एक चर को स्थिर करने पर दूसरा चर स्थिर हो जाता है, अर्थात हम स्वतंत्र रूप से केवल एक चर को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एक वायुमंडलीय दाब पर जल का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वह क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन हम 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए दाब को परिवर्तित स्थिर रखें तो ताप परिवर्तित होता है, और अगर ताप स्थिर रखेंगे तो दाब परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हम स्वतंत्र रूप से किसी एक चर को परिवर्तित कर सकते हैं, दूसरा चर उसके सापेक्ष अपने आप ही निश्चित हो जाता है। AO वक्र, पहला वक्र लेके चल रहे हैं। इस वक्र के ऊपर और नीचे, AO वक्र नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और इस वक्र में वक्र के ऊपर ठोस प्रावस्था और नीचे है वाष्प प्रावस्था, अर्थात ये ऊर्ध्वपाती वक्र या साम्य है। जल का ये ऊर्ध्वपाती साम्य है, जहाँ बर्फ व जल वाष्प साम्य में रहती है, जिसको हम ठोस और वाष्प के साम्य के रूप में, या H2O ठोस और H2O गैस, या बर्फ और भाप के साम्य के रूप में लिख सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कहोगे कि बर्फ और भाप एक साथ कैसे रह सकती है, तो यहाँ पर बर्फ इसकी ठोस प्रावस्था है और भाप जो लिखा है यहाँ पर ये इसकी गैस अवस्था को प्रदर्शित करता है या वाष्प प्रावस्था को दर्शाता है। वैसे भाप की जगह सही शब्द है यहाँ पर वाष्प। ठीक है, और आपको पता है कि वाष्पन की प्रक्रिया सभी ताप पर संपन्न होती है, अर्थात किसी भी द्रव के या पदार्थ के अवस्था चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसकी सतह पर उपस्थित जो अणु हैं ये निश्चित गतिज ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प प्रावस्था में परिवर्तित होते हैं, अर्थात उसमें भाप नहीं कह सकते लेकिन वाष्प प्रावस्था कह सकते हैं, निर्मित होती है। अतः बर्फ वाष्प के साम्य को हम AO वक्र के रूप में दर्शाते हैं। इसी तरीके से OB वक्र वाष्पदाब वक्र है, जहाँ जल व भाप साम्य में रहती है या वाष्प साम्य में रहती है। इसकी 2 प्रावस्था है, H2O द्रव, H2O गैस, या जिसको वेपर कहा गया है, द्रव और वाष्प प्रावस्था। इसी तरीके से तीसरा वक्र है OC वक्र, ये गलन वक्र है जहाँ ठोस और द्रव साम्य में रहते हैं। अब है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के अंदर हम पहला क्षेत्रफल लेके चल रहे हैं
और क्षेत्रफल की प्रकृति है वक्र का द्विविमीय भाग है, अर्थात ये दो चर निकाय है या स्थान है। जल वाष्प प्रावस्था साम्य में जल की तीनों प्रावस्थाएं अलग अलग क्षेत्रफल निर्मित करती है। क्षेत्रफल में एक ही प्रावस्था होती है और क्षेत्रफल की स्वतंत्रता कोटि इसी रूप में ज्ञात करते हैं। तो महत्वपूर्ण 3 बिंदु है। पहला, वक्र का द्विविमीय भाग है। जो वक्र हमने बनाया है एक्स वाई, इसका द्विविमीय भाग है, अर्थात यह लंबाई और चौड़ाई दोनों में फैला रहता है। जबकि वर्ग, ये वक्र केवल एक लाइन के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो वक्र का द्विविमीय भाग का मतलब दो वक्रों से घिरा हुआ रहता, कम से कम दो से घिरा हुआ। जल प्रावस्था साम्य में जल की तीनों प्रावस्थाएं अलग अलग क्षेत्रफल निर्मित करती है, ठोस, द्रव और गैस। क्षेत्रफल अगर एक लिया जाए तो उसकी प्रावस्था एक ही होगी। ठोस के क्षेत्रफल में ठोस, द्रव में द्रव और गैस में गैस, अर्थात एक क्षेत्रफल या एरिया में एक ही प्रावस्था बनती है। अतः क्षेत्र की स्वतंत्रता कोटि F = 3 - P, ये एकल घटक प्रावस्था साम्य के लिए प्रावस्था नियम है। क्योंकि इसमें फेज कितने हैं, एक, घटाने पर स्वतंत्रता कोटि प्राप्त हो जाती है। तो ताप व दाब दोनों परिवर्तनशील होते हैं, अतः स्वतंत्रता कोटि की संख्या 2 होती है। इसमें अलग अलग क्षेत्रफल है। पहला, ठोस प्रावस्था चित्र के रूप में दर्शाई गई है, जो ए और ओसी वक्र से घिरा है। द्रव प्रावस्था BOC क्षेत्रफल है और वाष्प प्रावस्था AOB के नीचे का क्षेत्रफल है। और इन तीनों क्षेत्रफलों में चाहे कोई भी लिया जाए, उसकी स्वतंत्रता कोटि हमेशा 2 रहेगी, अर्थात ये बाई वेरिएंट प्रावस्था है। इसी तरीके से त्रिक बिंदु वक्र में O से प्रदर्शित किया गया है। 3 प्रावस्थाएं साम्य में है, ठोस, द्रव और गैस। त्रिक बिंदु के चर पहले बताए जा चुके हैं। दाब का मान ये रहेगा, ताप ये रहता है और पदार्थ की मात्रा 1 मोल रहती है। स्वतंत्रता कोटि कितनी होगी, क्योंकि 3 प्रावस्थाएं और एकल घटक निकाय के प्रावस्था नियम के अनुसार मान रखा जाए तो 3 - 3 = 0। त्रिक बिंदु की स्वतंत्रता कोटि 0 है, अतः किसी भी चर को परिवर्तित किया जाना संभव नहीं है। एक को भी अगर दाब 4.58 से 0.001 mm बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो साम्य विस्थापित हो जाता है। वक्र का क्रांतिक बिंदु B उस सीमा को दर्शाता है जिसके बाद प्रावस्थाओं में विभेद नहीं किया जा सकता है, पहले बताया गया है ऊपर वक्र के अंदर। और B के अंदर 2 मान दिए गए हैं, क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब। क्रांतिक ताप है 374 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रांतिक दाब है 218 वायुमंडल या 220 बार। तीसरा है, चौथा पॉइंट है मित स्थायी वक्र। इस पर द्रव व वाष्प प्रावस्थाएं साम्य में रहती है, लेकिन अति अल्प स्थायी होने के कारण इसे मित स्थायी या मेटा स्टेबल वक्र कहते हैं। मित स्थायी वक्र OB' से दर्शाया गया है। द्रव को तीव्रता से ठंडा करने पर उसका ताप गलनांक से कम हो जाता है, लेकिन अवस्था द्रव ही बनी रहती है, जिसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। यह अवस्था अति निम्न ताप युक्त सुपर कोल्ड अल्प स्थायी अवस्था होती है, जो छूने पर झटके के साथ ठोस में बदल जाती है। अर्थात किसी भी द्रव को या मान लीजिए जल को किसी बोतल में भरकर यदि डीप फ्रीजर में अति निम्न ताप पर रख दिया जाए तो जल के अणुओं का ताप तो घटकर बहुत कम हो जाएगा, लेकिन अवस्था परिवर्तन का समय न मिलने के कारण उसकी द्रव प्रावस्था ही बनी रहती है। टेम्परेचर 0 से नीचे चला गया, लेकिन देखने में ये द्रव प्रावस्था के रूप में तरल ही दिखाई देता है। लेकिन अगर इसको हम फ्रीजर से बाहर निकालने के बाद यदि किसी भी तरीके से थोड़ा सा उस जल को विक्षेपित किया जाए
हाथ से हल्का सा धक्का दे दिया जाए या बोतल को ऊपर से हल्का सा जोर से रखा जाए तो झटके से ये पूरा का पूरा द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ये इसकी अति अल्प स्थायी अति शीतल द्रव अवस्था या सुपर कूल स्थिति होती है। अब है नेक्स्ट गंधक प्रावस्था साम्य, और यह साम्य हम अगली क्लास के अंदर वापस लेंगे। तो एक बार वापस देखिए, जल के लिए जो भी प्रावस्था साम्य हमने या वक्र निर्मित किया है उसमें P और T के बीच वक्र आलेखित किया गया है, लेकिन आयतन स्थिर है, अतः इसे समायतनी वक्र कहा गया है। वक्र के अंदर अलग अलग भाग दर्शाए गए हैं, जिसमें से पहला है वक्र A से O, O से B और O से C। उसके बाद है क्षेत्रफल अर्थात AOC क्षेत्रफल, दूसरा है BOC क्षेत्रफल जो कि है H2O द्रव, और तीसरा है AOB नीचे का क्षेत्रफल H2O गैस, या इसको वाष्प के रूप में कह सकते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस तीन प्रावस्थाएं हैं, तो इसमें तीन क्षेत्रफल बनते हैं। त्रिक बिंदु एक ही है, वह बिंदु जहाँ पर B का वक्र और C का वक्र और A का वक्र आकर मिलते हैं, अर्थात ये त्रिक बिंदु है जिसकी स्वतंत्रता कोटि 0 होती है। क्षेत्रफल की स्वतंत्रता कोटि 2 और वक्र की स्वतंत्रता कोटि हमेशा 1 होती है। अब एक स्वतंत्रता कोटि में दाब स्थिर रखा जाए तो ताप अपने आप स्थिर हो जाएगा, या ताप परिवर्तित किया जाए तो दाब अपने आप परिवर्तित हो जाता है। तो एक को स्थिर रखें, दूसरा स्थिर, पहले को परिवर्तित करें तो दूसरा परिवर्तित, इसका मतलब स्वतंत्र रूप से हम एक को परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरीके से मित स्थायी वक्र है OB डैश। अब ये वक्र ठोस अवस्था में है, लेकिन यदि किसी द्रव को अत्यंत तीव्रता से ठंडा किया जाए तो BO वक्र के अंदर द्रव प्रावस्था लगातार द्रव के रूप में बनी रहती है, ठोस में परिवर्तित नहीं करती है, बहुत अल्पस्थायी होता है, हल्के से धक्के से ठोस में परिवर्तित हो जाता है या बर्फ में बदल जाता है। तो ये है जल प्रावस्था साम्य वक्र। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम गंधक साम्यावस्था वक्र का अध्ययन